नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। अभी गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी परिचर्चा को लेकर के फिर हम पुनः हाजिर हैं और आज हमसे बात करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पूर्व से लेकर के और आज़ादी के बाद तक अब तक कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कहा जाता है कि वीर रस के कवि जब कविता पढ़ते हैं तो शरीर का रुआं रुआं खड़ा हो जाता है और वहीं अगर श्रृंगार रस के कवि कविता पढ़ते हैं तो लोग जो है कि मोहित हो जाते हैं। और आज हम चुनावी परिचर्चा को लेकर के, चूँकि काफ़ी चुनाव में आप देखे होंगे राजनीति में भी बहुत बड़ी सक्रियता रहती है कवियों की, तो आज एक बड़े नाम के साथ हम जुड़ चुके हैं। संजय मिश्र, संजय का नाम आप लोगों ने सुने होंगे और चेहरा भी देख रहे होंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। कभी इनके चेहरे पर ऐसा कभी इनका चेहरा जो है कि नम नहीं देखे हम लोग, तो बचपन से इनको देखते भी आए हैं और आज तो खास करके खबर गांव तक पे हमसे जुड़ चुके हैं और इनसे चुनावी परिचर्चा करेंगे कुचायकोट विधानसभा को लेकर के और भी तमाम यहां से लेकर के और बिहार प्रदेश के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है, आप मेरे दरवाजे पर आए और आज गोवर्धन पूजा भी है। कल परसों से छठ भी प्रक्रिया तो चल गई है छठ पूजा की, तो दोनों पर्वों की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे गरीब खाने पे पधारने का स्वागत आप दोनों लोगों का, आपके छायाकार और आपका। चूँकि आप देश के कोने कोने में जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई अन्य देशों में भी आप जा कर के और भोजपुरी का, हिंदी का परचम लहराए, अपने शब्दों से सींचने का काम करते हैं, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना आपसे भी मिलें और आपसे भी चुनाव पर कोई थोड़ा परिचर्चा किया जाए। तो किस नज़रिया से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? क्या क्या होने वाला है इस चुनाव में और क्या चल रहा है मन में आपके? देखिए, ये जो चुनाव है ये बिहार विधानसभा का चुनाव है जी। पूरे देश में ही एक चुनाव हो रहा है, इसलिए सबकी नज़र बिहार विधानसभा पे है जी। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका गौरव, जिसका अतीत और जिसकी उपयोगिता जी पूरे देश में सर्वाधिक रूप से आकी गई और रही भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय पूरी दुनिया ज्ञान के लिए भारत का मुंह देखती थी जी, उस समय भारत में ज्ञान का केंद्र हमारे बिहार का नालंदा हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करता था। अर्थशास्त्र का जनक जिसको माना जाता है चाणक्य हमारे बिहार के ही निवासी थे। दर्शन और धर्म की बात करें तो आदि शंकराचार्य, जिन्हें सनातन में शंकर का अवतार माना जाता है, उन्होंने जब भारत भ्रमण की योजना बनाई और 4 पीठों की स्थापना करने का संकल्प लिया तो वो दक्षिण से चलते चलते और शास्त्रार्थ करते हुए, क्योंकि उस समय सबसे बड़े विद्वान बनने का प्रमाण पत्र शास्त्रार्थ होता था जो विद्वानों की उपस्थिति में होता था, तो काशी के पंडितों को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया, उज्जैन के पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया, मालविका के पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया। वो दक्षिण से शास्त्रार्थ में अन्य विद्वानों को पराजित करते करते जब बिहार में आए तो आदि शंकराचार्य जैसे अवतारी पुरुष को, जिसे हम ईश्वर का एक अवतार मानते हैं, उनको पराजय मिली तो बिहार में मिली। और बिहार में भारती नाम की एक महिला थी मैथिल क्षेत्र में, उनके पति का नाम था, देखिए, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की वो पत्नी थी। उनके यहाँ कहा जाता था कि उनका पाला पोसा हुआ तोता भी संस्कृत के श्लोक बोलता था। मंडन मिश्र बहुत आधिकारिक विद्वान थे। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य जी का तो मंडन मिश्र पराजित हो गए। तो पीछे से उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ और इसलिए ये आधे ही अंग हैं, आधा मैं हूँ, आपको मुझे भी पराजित करना होगा, तब हम मानेंगे कि आपने शास्त्रार्थ में विजय हासिल की है और आप यहाँ से विजयी होकर जा रहे हैं। और फिर उनका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो शास्त्रार्थ में वो प्रश्न पूछे जो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, वो अंतरंग संबंधों के बारे में प्रश्न था और ये बाल ब्रह्मचारी थे। फिर उन्हें रात में
शिव की आराधना की, शिव जी ने उन्हें वो शक्ति दी जिसके बल पे उन्होंने भारती को पराजित किया और आदि शंकराचार्य की स्थापना यहाँ से हुई। तो शंकराचार्य जी को भी पराजित करने का श्रेय हमारे बिहार की भूमि के एक विद्वान विदुषी महिला को है। ये परंपरा रही है हमारी, ये गौरव रहा है बिहार का, ये श्रेष्ठता रही है बिहार की। लेकिन बाद के वर्षों में, आज़ादी के वर्षों में, बाद के वर्षों में एक दो लोग जो आज़ादी से निकल के आए थे, जिनके हाथ में बिहार का नेतृत्व गया, श्री कृष्ण सिंह और एक डॉक्टर कौन सिंह थे, दोनों कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय बिहार ने अपनी अपनी नई शुरुआत की, हर प्रदेशों ने शुरुआत की थी आज़ादी के बाद से। लेकिन बाद के वर्षों में बिहार जातिवाद, भय, भ्रष्टाचार, आतंक, इसमें इस कदर डूबता गया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, बिहार से रोजगार समाप्त होने लगे, बिहार में पलायन की स्थिति आ गई। बिहार के नवयुवक दिल्ली में जाकर, बम्बई में जाकर छोटी मोटी नौकरियां करने लगे, मजबूर हो गए। बच्चे पढ़ने के लिए बिहार के अलावे अन्य प्रदेशों में जाने लगे। वही बिहार का विद्यार्थी दिल्ली में जाकर, कलकत्ता में जाकर यूपीएससी क्लियर करता था। बिहार में कोई शिक्षा की व्यवस्था उस लायक नहीं रही। बाद में वो धीरे धीरे, और ये दुर्भाग्य की बात है, मैं किसी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हूँ, घोषित किसी पद पर भी नहीं हूँ, लेकिन एक सरकार आई जिससे बड़ी उम्मीद थी बिहार के लोगों को। लालू प्रसाद यादव एक गरीब के बेटे के रूप में मुख्यमंत्री की पसंद बने और चंद्रशेखर जी ने, इसमें चंद्रशेखर जी उनके दल के नेता हुआ करते थे, सम्मानित थे। उन्होंने ये कहा कि गरीब का बेटा है, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का भला होगा। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य रहा कि गरीबी और संघर्ष से निकला हुआ, वो छात्र राजनीति से निकला हुआ जुझारू तेवर वाला नेता, उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद जो रंग बदला कि बिहार और पीछे चलता गया और अपने सत्ता को बचाने के प्रयास में एक लंबी पारी सत्ता के खेली जाए, इसके लोभ के संवरण न कर पाने की वजह से अपराधियों को प्रश्रय मिलना शुरू हुआ बिहार में। और सिर्फ लालू यादव ने नहीं, उसके पहले भी अपराधियों को यहाँ प्रश्रय मिलना शुरू हुआ था। बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी बिहार में, वो जगन्नाथ मिश्रा के भी समय में हुई, अन्य लोगों के भी समय में हुई। अपराधियों का सहारा लिया करते थे तब नेता बूथ कैप्चरिंग करने के लिए। चुनाव आयोग इतना संगठित नहीं था, इतनी फोर्स की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पे 10-20 की संख्या में गुंडे अराजक तत्व जाके और बूथ छाप लिया करते थे किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में। उसको और बल मिला और लालू यादव के सरकार में ये चरम पर पहुँच गया। फिर जातिवाद का सहारा लेकर और उन अपराधियों की मदद से लालू यादव ने लंबी पारी खेली राजनीति में। फिर नीतीश कुमार का आगमन होता है 2005 में। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के विरोधी भी उनके ईमानदारी की चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत ईमानदारी की। नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से बदहाल हो चुके बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। जिस बिहार में सड़कें कहीं कहीं दिखती थीं, मेरे गांव की ही सड़क, कोई सड़क ही नहीं थी, आपने तो देखा है सत्येंद्र जी, ये सड़क ही नहीं हुआ करती थी। हाँ, वो सड़क का कोई फॉर्म ही नहीं था उसमें। नीतीश ने प्रयास किया। पहला 5 वर्ष उनका बहुत ही शानदार रहा। मरे हुए बिहार को पुनर्जीवित किया उस व्यक्ति ने। दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनैतिक कुशलता और प्रशासन पर पकड़, इसने नीतीश कुमार को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने उन्हें फिर आशीर्वाद दिया, दूसरे टर्म भी आए। नीतीश कुमार के सत्ता से चिपकने की बीमारी ने थोड़ा बहुत उन्हें भी राजनीतिक रूप से तो बेईमान बनाया, व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार हैं, इसमें दो राय नहीं है। और फिर वो कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस गठबंधन, कभी उस गठबंधन में, तो इस एक तरह से इस प्रक्रिया ने उनका नाम, हाँ, कुछ तो पलटू भी कर दिया। लोग पलटू राम कहने लगे। और हम जैसे तटस्थ लोगों के दृष्टि में, हम लोगों को राजनीति से उतना मतलब नहीं है, बस समाज का विकास हो किसी तरह से। हम लोगों को भी बात ये खरी कि यह व्यक्तिगत ईमानदार होते हुए भी राजनीतिक दबाव के चलते
अपने निर्णय अपने सीट से चिपके रहने के के लालच में जी। अपने सिद्धांतों से समझौता करके कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और फिर कभी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, इस तरह से ये कई बार पलटी इधर से उधर की। विकास तो किया इन्होंने, लेकिन इन सब कारणों से विकास थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन फिर भी बिहार आज जो है, अब वह बिहार है कि बिहारवासी अपने को बिहारी कहलवाने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता, और कमोवेश एक अच्छे राज्य की सारी सुविधाएं बिहार में हैं। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक कोई गांव ऐसा नज़र नहीं आता जहां सड़कें ना हों। बिजली हम लोगों के लिए एक कल्पना थी। 2010 में हमारे गांव में बिजली आई थी। 2010 के पहले हम लोग लालटेन ही जलाया करते थे, लालटेन युग में ही थे, और अब 18 घंटे 17 घंटे बिजली रहती है। हम लोग बगल में उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश वालों से हम अब कहीं भी अपने आप को कमतर नहीं समझते हैं। पहले एक कवि थे हमारे यहाँ, विचित्र जी, वो मेरे घर भी आते थे, तो वो कहते थे कि जहाँ बिहार टूटल मिलल शुरू हो, जहाँ सड़क टूटल मिलल शुरू हो जा बुझिया बिहार आ गई। फिर वो आए हमारे यहाँ, जब सड़कों की स्थिति देखा उन्होंने बदलते बिहार में, तो कहा था कि नहीं, अब जहाँ सड़क नीमन लौकल शुरू हो जा बुझिया कि बिहार आ गई। तो ये परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास हुए हैं, प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक। सर, आपने कहा कि जो 5 साल उनका कार्यकाल रहा वो बहुत ही शानदार रहा। 5 साल के बाद जो क्रेज, जो गिरने का जो सिचुएशन हम लोग के सामने आया, जो सिलसिला जारी रहा, उसको किस वे में लेते हैं? वह उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सहयोगी दलों का राजनीतिक दबाव। ये होता है जब गठबंधन की आप राजनीति करेंगे तो अन्य दलों की बहुत सी बातें मन से या बेमन से माननी पड़ती हैं। हम क्या आपको ये नहीं लगता है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि जो लालू जी का जो जंगल राज था, लालू जी ने जो है कि छात्र जीवन से ही शुरुआत किया था, उन्होंने जंगल राज, फिर वो जंगल राज के गोद में जाके बैठ जाते हैं और नेशनल स्तर की पार्टी बीजेपी के साथ कभी जाके चले जाते हैं। और क्या मतलब अब इस बार लग रहा है कि फिर चुनाव जीतेंगे तो ये फिर महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार ना बनाए। अभी जो सिनेरियो दिख रहा है जी, इस सिनेरियो में सबसे बड़ा लाभ तो एनडीए गठबंधन को ये है कि आपको ही मालूम है नामांकन के दिन ख़त्म हो गए, स्क्रूटनी भी हो गई। मेरे ख्याल से दोनों चरण के नॉमिनेशन हो चुके हैं, और एनडीए इस मामले में थोड़ा आगे दिख रहा है कि उसके सभी घोषित प्रत्याशी अपनी अपनी जगह से नामांकन कर चुके हैं। और उनके बीच में जो 5 दलों का गठबंधन है, उनमें सीटों का बंटवारा ये न कि प्रकार ये तो होता ही रहता है, लेकिन हो गया है और वो सब दुरुस्त है। जहाँ से जिसको लड़ना है वहाँ से अपना नामांकन कर रहा है। लेकिन आज के भी तारीख में कम से कम 12-13 सीट ऐसे हैं महागठबंधन के, जहाँ कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है, कोई वीआईपी का लड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी वो 100% महागठबंधन की सीटें स्वयं में ही नहीं सुलझा पाए, अपने आप को क्लियर नहीं कर पाए हैं कि हम कहाँ हैं। तो वो एकता जो दिखनी चाहिए महागठबंधन में, वो अभी भी नहीं है। कांग्रेस की अपनी जिद है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, भले यहाँ पे वो 3 नंबर पे हो, 4 नंबर पे हो, लेकिन उसे अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दम्भ है, उस वजह से आरजेडी के साथ उसका अभी तक तालमेल नहीं बन पाया। और ये इस मामले में तो एनडीए आगे दिखाई दे रहा है अभी तक। कुचायकोट विधानसभा की तरफ हम लोग आते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में, चूँकि आप संयोग से मेरा भी और आपका भी, हम दोनों आदमी का कंस्टिट्यूंसी कुचायकोट पड़ता है। कुचायकोट का क्या कंडीशन रहेगा इस बार? कुचायकोट का क्या समीकरण रहेगा? कुचायकोट एक अनोखा विधानसभा क्षेत्र है इस मामले में कि आज की राजनीति, अब लोग वैसे नहीं रहे, वोट भी बोगस नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग बिना मुश्किल के मुस्तैदी से और ईमानदारी पूर्वक चुनाव करा रहा है। ना आप गलत वोट डाल सकते हैं, ना मैं गलत वोट डाल सकता हूँ। मेरे दरवाजे पे 2-2 बूथ हैं, मैंने बूथ कैप्चरिंग देखी है। लेकिन अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ईमानदारी से सबको वोट देना है। चुनाव आयोग की भूमिका ने बहुत बड़ा काम किया है स्वच्छ पारदर्शी चुनाव में। दूसरी बात ये है कि कुचायकोट में भी आपने देखा होगा, एक ज़माना था
जब वोट डालने वाला आदमी जाता था और वहाँ पर खड़ा किसी दल का एजेंट कहता था कि तुम्हारा वोट पड़ गया, तुम चले जाओ, उससे आज़ादी मिली। लोग जागरूक हुए हैं। पहले हम लोग सुना करते थे बाप दादा के मुँह से कि नेता आते थे और एक बार इलाके में घूम के चले जाते थे और कहीं कहीं 2-4 किलोमीटर पर उनके एजेंट हुआ करते थे, उनसे कह देते थे कि देख लीजिएगा, और लोग हाँक देते थे, जो जिसके पक्ष में होता था वोट देता था। आज नाको चने चबाने पड़ते हैं प्रत्याशी को। कुचायकोट पहले जो क्षेत्र हुआ करता था उसमें कटिया पंचदेवरी आया करता था। अब वो जब परिसीमन हुआ तो पूरा कुचायकोट प्रखंड और छोटा हमारा ब्लॉक अपना पंचदेवरी, ये दोनों मिला के विधानसभा बना। कुचायकोट जिले का प्रबुद्ध क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है और विकसित भी कह सकते हैं आप पंचदेवरी की अपेक्षा। राजनीतिक रूप से भी समृद्ध रहा है, चूँकि नगीना बाबू का इलाका रहा है। नगीना राय बहुत बड़े राजनीतिक नेता हुआ करते थे गोपालगंज के। काली प्रसाद पांडे का इलाका रहा है। अब ये यहाँ वर्तमान विधायक इस दौर में जहाँ व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का मूल्यांकन करता है, जहाँ वार्ड सदस्य के चुनाव में बड़े बड़े मुद्दे गिनाए जाते हैं, वहाँ विधायक होना और वो भी लगातार 5 बार होना। एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन से भी विधायक हो चुके हैं, बाकी बीएसपी से भी पहली बार बीएसपी से हुए। संभवतः बिहार के पहले विधायक थे, एक ही विधायक थे बीएसपी के। तो ये एक चमत्कार इस मामले में है कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक दल के साथ जो निष्ठा है लोगों की, जो कैडर वोट है वो तो छोड़िए, व्यक्तिगत प्रभाव उस व्यक्ति का उसके राजनीतिक दलीय वोटों से ऊपर है। आपने देखा होगा शायद पूर्वांचल में ही क्या, मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में भी शायद ही कोई वो काम करता हो जो विधायक करते हैं। हर पंचायत के महिलाओं को, वृद्धों को बुलाकर, बच्चों को बुलाकर अपने घर पे भोजन कराना, सबके आने जाने की व्यवस्था करना, जो अपनी गाड़ी से आया उसका किराया देना, बच्चों को स्कूल बैग देना, बाकी लोगों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित करना, और ये 15 दिन चलता है उनका। ये काफ़ी एक अनोखा प्रयोग किया उन्होंने, जिसका लाभ उनको मिला। उससे ये हो रहा है कि अब भीड़ इकट्ठा करने में कहीं से दिक्कतें नहीं आ रही। दूसरी बात कि यह विधायक सर्वसुलभ है। इन्होंने अपने गांव में, हर गांव में, विधानसभा के हर गांव में पप्पू पांडे के व्यक्तिगत रूप से परिचित 30, 40, 50 नवयुवक हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो सबकी बात सुनते हैं। किसी गरीब के घर कोई शादी हो, निश्चित रूप से उनके यहाँ निमंत्रण गया तो वो अपने भतीजे को भेजेंगे या खुद आएंगे। 4,000, 5,000 रुपये आर्थिक सहायता हर गरीब के यहाँ विवाह होने पे करना, किसी का घर जला तो मदद करना, किसी को कोई संकट हो। मंदिर मस्जिद में एक अनोखा प्रयोग इन्होंने किया कि अपने विधायक फंड से हर मंदिर और मस्जिद में जहां आवश्यकता है, जो सुदृढ़ मंदिर मस्जिद है, अभी इस साल एयर कंडीशन लगवाने का काम किया। तो धर्म जाति का भेद नहीं करते हुए हर व्यक्ति को मदद करना, एक सामाजिक भावना, व्यक्तिगत रूप से वह आदमी जितना जो इंटरेस्ट लेके करता है, वो उनके पीछे जो जनसलाब है, जो वोट है का एक मॉस वोट है, उसका सबसे बड़ा कारण है। और देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, तो पहले से भी होता रहा है कि हर राजनीतिक व्यक्ति के 2 वोट होते हैं। एक उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता का वोट होता है, विचारधारा का वोट होता है, और दूसरा उसका अपना व्यक्तिगत वोट होता है, जो उसके संपर्क का वोट होता है। तो व्यक्तिगत संपर्क के वोट के मामले में यह आदमी बहुत आगे है। और दूसरी बात कि विपक्ष यहाँ बड़ा कमज़ोर है। हर लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। जो देश की हालत है, कांग्रेस किसी ज़माने में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 2/3 राज्यों पे उसका कब्जा हुआ करता था। आज कांग्रेस नेतृत्व के संकट से या अयोग्य नेतृत्व से जूझ रही है। देश की हालत वही है। कुचायकोट के संदर्भ में मैं बात करूँ तो इस बार बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी को
महागठबंधन ने इनके खिलाफ उतारा है। हरिनारायण सिंह, पहले सुनीता कुशवाहा को टिकट मिलने की उम्मीद थी। सुनीता कुशवाहा उसी परिवार की हैं। शायद अब उनका अपना मामला है, पारिवारिक मामला, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने रोते हुए कहा भी था कि मेरे साथ घात किया गया और मेरे ही घर के लोगों ने किया ये सब। खैर वो उनकी अपनी बात है, लेकिन उस औरत को एक औरत होने का लाभ मिलता और सहानुभूति के कुछ वोट अवश्य मिलते। अब तो देख रहे हैं कि सुनीता कुशवाहा पूरा घूम रही है, पूरा हुजूम लेकर के पूरा हर गांव में देख रहे हैं, 10-10 बजे 11 बजे तक रात तक घूम रही हैं। हाँ, वो घूम रही हैं। देखिए, परिवार होता है जी। परिवार में झगड़ा होगा आपके, हमारे तो रिश्तेदार आएंगे, बाकी लोग आएंगे, समझाएंगे बुझाएंगे कि भाई परिवार ही है ना। उनके भसुर हैं, वो घूम रही हैं। लेकिन इसका बहुत लाभ इसलिए नहीं दिख रहा है मुझे कि हरिनारायण सिंह का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है जी। वह कभी वार्ड सदस्य भी नहीं रहे हैं, कोई सामाजिकता नहीं है, चाहे वो हों या सुनीता कुशवाहा हों। सुनीता कुशवाहा की योग्यता ये थी कि वो रामाश्रय सिंह की पत्नी थी और इनकी योग्यता ये है कि रामाश्रय सिंह के भाई हैं। कोई कौशल नहीं है, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, किसी पार्टी में उन्होंने ग्रॉस रूट लेवल पर कोई काम नहीं किया है। तो एक तरह से नए हैं और नए हो के भी बहुत चार्मिंग नहीं है। पर्सनालिटी चार्मिंग होती है तो नया आदमी भी कुछ अट्रैक्ट करता है वोटों को, वो नहीं है। और एक स्थापित और लोकप्रिय, इस मामले में तो विरोधी भी कहेंगे कि जो लोकप्रियता है पप्पू पांडे की, या पप्पू पांडे के पीछे जो एक मास वोट है, उससे लड़ाई लड़ना महागठबंधन के लिए मेरी दृष्टि में तो कमज़ोर प्रत्याशी की वजह से अब तक मैं कहूँ तो संभवतः पप्पू पांडे के खिलाफ सबसे कमज़ोर प्रत्याशी कोई आया है अब तक के चुनाव में, इन 6 चुनाव में, तो वो हरिनारायण सिंह है। जी बिल्कुल। 6 तारीख को चुनाव होने हैं और 14 तारीख को हम लोग का जो है कि रिजल्ट आना है। अभी बहुत कम समय बचा हुआ है और प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। लोग अपना कई तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। चुनाव करने लोग जाएं तो किस किस चीज़ों को मन में रखना चाहिए वोट करने जाने से? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये प्रश्न आपका एक पत्रकार की हैसियत से पूछना वाजिब भी है, पूछना भी चाहिए आपको। हम कलम के लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों का दायित्व भी है। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, विचारधारा से में हमारा समर्थन हो सकता है, लेकिन हमको न विधायक बनना है, ना आपको विधायक बनना है। हमारा दायित्व है कि हम समाज को आईना दिखाएं। हर व्यक्ति को, हर मतदाता को देखना चाहिए कि हमारे लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए, हमारे विधानसभा की प्रगति के लिए कौन प्रत्याशी बेहतर होगा, आप उसको वोट दीजिए। बिल्कुल। खबर गांव तक के तमाम श्रोतागण देख रहे हैं आपको और हमारी बात आपसे लगातार कई मिनटों से हो रही है, तो क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को, दर्शकों को? मैं ये कहूँगा कि भाई एक वोट कीमती है। बिहार के विकास के लिए आप निश्चित रूप से उस प्रत्याशी के बारे में सोचिए जो आपके सामने मतपत्र पर उस दिन दिखेगा, जिसके निशान दिखेंगे। देश हित में कौन पार्टी अच्छी है, उस पार्टी का प्रत्याशी कैसा है, वह आपके लिए कितना उपयोगी है, आपके लिए वह उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, इन सब बातों पर ध्यान देकर और प्रत्याशी दीजिए ताकि कुचायकोट को एक अच्छा प्रतिनिधि मिल सके। जी। बहुत लोग कह रहे होंगे कि आप उसी समय से चर्चा कर रहे हैं कवि जी से और आपने कभी उनसे कुछ पद गरिमा की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास नहीं किया, तो ये शायद हम अगर आपने नहीं सुनाया और हमने प्रश्न नहीं किया तो आपसे इंटरव्यू करना पूरा अधूरा रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे पसंदीदा काव्य प्रस्तुत करने का प्रयास करें हमारे आग्रह पे, कि ताकि हमारे श्रोतागण को उसका लाभ मिल सके, आपसे मिलने का लाभ। देखिए, ये राजनीतिक चर्चा आपने शुरू की तो कविता मेरी वह दूसरे क्षेत्र की बात है और अभी सही बात है, आपको ये मालूम है 1 घंटे में मुझे निकलना है। आज सदा नीरा का कार्यक्रम, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी के साथ मेरा कार्यक्रम है। ज्ञान प्रकाश आकुल, नवल सुधांशु जैसे देश के बड़े रचनाकार आ रहे हैं। आज सदा नीरा के कवि सम्मेलन में मैं भी जाऊँगा, निकलूँगा। और इसके लिए सबसे पहली बात तो कि अब ये कहूँ तो ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन
हम लोग मंचों पे कहते हैं कि हमारी कविता इतनी सस्ती नहीं कि 4 पैसे के नेताओं के लिए हम अपनी कविता बर्बाद करें और मेरा वो क्षेत्र भी नहीं कि मैं इन लोगों के लिए कोई कविताएं लिखूं। लेकिन एक शेर मैंने कभी कहा था, 2 शेर के, अहले ईमान हो गए हो क्या। अहले ईमान मतलब ईमान वाले जी। अहले ईमान हो गए हो क्या, यानी इंसान हो गए हो क्या। अहले ईमान हो गए हो क्या, यानी इंसान हो गए हो क्या। और यूपी में प्रधान होते हैं, अपने यहाँ मुखिया होते हैं, मतलब एक ही है। अहले ईमान हो गए हो क्या, यानी इंसान हो गए हो क्या। और 4 दिन में बदल गई सूरत, अब के प्रधान हो गए हो क्या। प्रधान हो गए हो क्या। 4 दिन में बदल गई सूरत, अब की प्रधान हो गए हो क्या। साहित्य देखिए, साहित्यकार राजनीतिज्ञ हो जाए ये और अच्छी बात है। एक बार साहित्य राजनीति को दिशा देता है, पत्रकार राजनीति को दिशा देता है, चित्रकार राजनीति को दिशा देता है, दार्शनिक राजनीति को दिशा देता है। जो भी बौद्धिक वर्ग है, जिसे इलीट क्लास कहते हैं, वो राजनीति को आईना दिखाता है। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, बाकी तो जिसकी मर्जी जहाँ वोट दे। एक बार नेहरू जी ने, वो भी बिहार के ही थे, अपने गौरव थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उन्होंने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जी। और संयोग से एक दिन दोनों की गाड़ी संसद भवन के गेट पे एक साथ आई, प्रधानमंत्री नेहरू की और दिनकर जी की। तो नेहरू जी ने देखा कि दिनकर की भी गाड़ी आ गई, तो रुक गए और उन्होंने कहा कि आइए दिनकर जी। और दोनों एक साथ संसद की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, संसद की सीढ़ियाँ कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, संसद की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नेहरू जी अचकन पहनते थे, वो थोड़ा लड़खड़ाए। तो लड़खड़ाए तो बढ़ के दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो नेहरू ने कहा, करे आपने तो नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर ही गया होता। तो दिनकर जी ने जो जवाब दिया, वही एक साहित्यकार का जवाब होता है। दिनकर जी ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीति जब जब भी लड़खड़ाती है, साहित्य बढ़ के उसे थाम लेता है और सहारा देता है। तो हम साहित्यकारों, कवियों का यही काम है। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने, क्या कहने, वाह। इन्होंने कहा कि मैं आईना हूँ और मैं दिखाऊंगा, जिसको खराब लगता है वो हट जाए रास्ते से। ये बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ा बात इन्होंने कह दिया। और चलते चलते मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ एक हस्ती, एक कह सकते हैं कि काव्य रचनाओं से पूरे हिंदुस्तान को और अन्य आवाम को भी सींचने का काम करते हैं, संजय मिश्र। संजय सर हमारे बीच मौजूद थे और इनसे हमारी बतकही हो रही थी, इनसे चुनावी परिचर्चा हो रही थी। आप लोगों को ये परिचर्चा, ये बतकही कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ फिर हम आप लोग से मिलेंगे। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे। चूँकि आप लोग शायद इस वीडियो को पूरा आप लोग देखे होंगे, तो मैं एक आपके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आज के समय में आपके जैसे भी श्रोता हैं। तो देर न करिए, एक शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।